11% आत्महत्याएं बढ़ी हैं। उसके बाद का आंकड़ा हमारे पास नहीं, 2021 की मैं बात कर रही हूँ, जो भारत सरकार का आंकड़ा है। अगर 11% की उछाल है हमारे यहाँ आत्महत्याओं में, और ये शहरी युवा वर्ग है जो जिसमें अक्सर वो लोग हैं जो इससे पहले तक कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, या उनको ये उम्मीद थी कि उन्होंने इंजीनियरिंग का कोर्स अगर किया है सफलतापूर्वक तो उनको नौकरी मिलेगी। अगर वो पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, मेहनत कश हैं, मेहनत से जी नहीं चुरा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ काम मिल जाएगा। अगर हमारे नौजवानों में इतनी हताशा है कि वो दुनिया ठुकरा रहे हैं, दुनिया छोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि जो IAS IPS की तैयारी करने कोटा जा रहे हैं वो भी, जो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज और आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेजेस और साइंस कॉलेजेस में हैं वो भी, तो ये शहरी वर्ग इस देश को ठुकरा रहा है, इस व्यवस्था को ठुकरा रहा है, इस दुनिया को ठुकरा रहा है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना कि उन्होंने हमें रद्द कर दिया। तो जो नियति निर्माता हैं और जो नियंत्रक हैं इस देश के, उनसे हमें ये सवाल करना है। अगर उन्होंने अपने आंदोलन, अपने प्रोटेस्ट में कोई ऐसा पर्चा, कोई ऐसा लिटरेचर छोड़ा है, बेरोजगारी की बात तो आ ही रही है। बेरोजगारी के सवाल पे हर नौजवान अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है। उन्होंने इस तरह रिएक्ट किया। उससे कुछ चंद दिन पहले एक बच्ची पेड़ पर चढ़ गई थी और मिन्नतें करके प्राइम मिनिस्टर ने उसको उतरने को कहा था, और वो भी अपनी बात कहना चाहती थी। तो इस देश के युवा के पास अगर बात करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा है, हमारा मीडिया हमारी बातें उठा नहीं रहा है, और नौजवान अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है, तो वो कुछ भी कर सकता है। जो लोग जान दे रहे हैं वो किसी दिन ये भी तो सोच सकते हैं कि हम 4 की जान ले करके अपनी जान देंगे, हम सिर्फ अपनी जान नहीं देंगे। और ये भयानक स्थिति है। तुरंत हमें ये रेड अलर्ट है, हमारी सरकार को जगना चाहिए कि जो अभी सिर्फ खामोशी से अपनी जान दे रहे हैं वो किसी दिन ये तय कर लें कि नहीं, हम जान तो दे ही रहे हैं लेकिन अब हम बदला भी लेंगे हमें यहाँ तक पहुँचाने का। तो क्या होगा? तो ये अराजकता तो है ही ना। भारत के नौजवान हताशा से गुजर रहे हैं, ये सिर्फ इसका संकेत है। अभी तक मुझे नहीं पता कि उनका कोई पार्टी एफिलिएशन है या नहीं है। पार्टी एफिलिएशन हो तब भी क्या फ़र्क पड़ता है, और ना हो तब भी क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हमारा नौजवान जो सरकार से सिर्फ अपनी बुनियादी हक मांग रहा है, अगर उसके लिए उसको इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ता है, तो ये सवाल हमारे ही है। देखिए, एक बहुत आदिम सवाल है कि एक अदालत में एक बच्चा लाया गया जिसके ऊपर रोटी की चोरी का आरोप था। तो अदालत ने कहा कि रोटी की चोरी जो व्यवस्था बनाती है उस व्यवस्था को सज़ा होगी, समाज को सज़ा होगी, रोटी चोर को सज़ा नहीं होगी। रोटी चोर जो है अय्याशी के लिए नहीं कोई रोटी चोरी कर रहा है। ये बच्चे मेहनत करके अपना हक मांगना चाहते हैं, ये युवा हमारे देश के। तो सवाल वही है कि जब आप रोटी के लिए भी मोहताज कर देंगे और उनको दान में अनाज दे करके उनसे उनकी वफ़ाएँ, उनसे उनकी आकांक्षाएँ, उनके सपने और उनका एस्पिरेशन ले लेना चाहेंगे, तो ये 5 किलो अनाज काम नहीं आए। और हमें नहीं मालूम कि जो हम आपसे ये बात कर रहे हैं इसके एवज़ में हम कहीं ऐसा तो नहीं हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अभी एक पत्रकार हैं, उनके ऊपर 1 करोड़ का नोटिस गया है उनकी एक रिपोर्ट को लेकर के। तो जो भी लोग जिस तरह से भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो भुगत भी रहे हैं। तो अगर सुनने के लिए कोई प्लेटफॉर्म बचेगा नहीं सुनाने के लिए, तो सड़कें और संसद और सब एक हो जाएगा। और मन की बात की जगह अब जन की बात होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर बहुत मजबूत स्थिति में हैं, वो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। इतना मजबूत प्राइम मिनिस्टर भी अगर सामने से आकर के अपनी जनता की बात नहीं सुन रहा है तो बड़ा अफसोस की बात। हाँ, ये सारी बातें हम लोग बार बार कह रहे हैं और हम जानते हैं कि ये आप्त वाक्य ज़रूर हैं, लेकिन इनका असर कहाँ हो रहा है ये देखना बाकी है। लेकिन हो सकता है कहीं ज़मीन के अंदर कुछ खदबदाहट हो जो हमें अभी दिख नहीं रही है। हम लोग बड़े शहरों में रहें, हमें पता नहीं चल पा रहा है कि जो छोटे शहर हैं, जो 2nd और 3rd रिंग के जो शहर हैं और जो गाँव हैं, वहाँ के नौजवान किस दौर से गुजर रहे हैं। और ग्राउंड रिपोर्टिंग क्योंकि बहुत कम हो गई है, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के पास भी अब फंड नहीं है ग्राउंड रिपोर्टिंग कराने का। वो तो 5, 6, 8 खिड़कियां काट करके चंद लोगों को बुला कर लिफाफा दे के काम चला रहे हैं पत्रकारिता के नाम पे। तो पत्रकार नहीं है, ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं है, मीडिया नहीं है, जिसका काम था कि समाज की नब्ज़ को परखना, पहचानना, जनता की आवाज़ सुनना। तो सड़कें तो बहरहाल आबाद होंगी ना, और कोई रास्ता नहीं बचे। 5 मिनट ज़्यादा नहीं रुक सकते, बिजली काट दी जाएगी, पानी नहीं होगा, फिर वाटर कैनन डाला जाएगा। तो ये सारी हमारे लोकतंत्र में प्रोटेस्ट भी एक तरह से उसका यही बचा है कि वो एक रस्म होके रह गई है। तो आप हर जगह प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट करने के भी आदाब तय कर दिए गए कि आप एक फर्माबरदार तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए, आपका भी काम हो जाए और ये भी बना रहे भरम कि हमारे यहाँ बहुत लोकतंत्र है। देखिए, बहुमत का सवाल बहुत जटिल सवाल है हमारे यहाँ,
और इतने बड़े देश में ऐसा बहुमत डिज़ाइन करना कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, जो कश्मीर के लोगों के लिए, जो गुजरात के लोगों के लिए और डाउन साउथ केरल तक के लोगों के लिए एक जैसा रिज़ल्ट दे, उन सब की भागीदारी हो, इसको ऊपर बैठ करके बात करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं आज के दौर में जिसको हम बहुत सरसरी तौर पे लगातार उठाते रहे, पार्टियां खुद भी उठाती रही हैं। आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी तो आडवाणी साहब ने इलेक्शन कमीशन के चयन को लेकर के यही सवाल उठाया था कि अगर इलेक्शन कमीशन हमारे पास फेयर नहीं होगा और इलेक्शन प्रोसेस फेयर नहीं होगा तो जो उनकी उस वक्त की रिकमेंडेशन थी, आज उन्हीं की पार्टी उनकी रिकमेंडेशंस को नहीं मान रही है और बहुमत के सवाल को नगण्य बना दिया गया है। तो इस तरह के भी सवाल हैं। दूसरा जो प्रोपोर्शनेट उसका मैंडेट का सवाल है, रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, वो डिबेट सारी दुनिया में हर बड़ी डेमोक्रेसी में है और हम जानते हैं कि छोटी डेमोक्रेसीज में अपनाया भी गया है, लेकिन बड़ी डेमोक्रेसीज में कैसे आए। सत्य बहुमत पार्टी जो बात कर रही है वो दूसरी तरह से इस बात को उठा रही है। उनका ये कहना है कि एक कैंडिडेट 2 लाख से जीतता है और एक कैंडिडेट सिर्फ 200 वोटों से जीतता है। ठीक है, वेटेज दोनों का बराबर है, लेकिन जो सिर्फ 200 वोट से हार गया उस जनता का क्या है? कैंडिडेट नहीं हारा, आपने जनता को हरा दिया। तो कहीं ना कहीं उसको भी उसके जो मैंडेट है उसको कैसे साथ लाया जाए। और इस बार जो भी 4 राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें जो बात निकल के आई है कि वोट शेयर बढ़ा है लेकिन सीटें घट गई हैं, ये वाला जो है कि जो वोट शेयर बढ़ा है यानी कि ज़्यादा वोट मिल गए जनता के, तो उस जनता की क्या कसूर है? और वो अपने टैक्स पेयर के पैसे से इतना बड़ा सिस्टम चलाते हैं, टैक्स पेयर इतने शानो शौकत ये जो हमारी सरकारों की है उसको वो बियर करता है और उसके मैंडेट का कोई बात ही नहीं है, कहीं कोई परिलक्षित नहीं होता है और वही डरा रहता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम कांग्रेस से भी यही सवाल करते थे और हम उसके भी मुखालिफ थे। तो हमारे और आपके जैसे जो पत्रकार हैं उनका काम ही यही है कि मैंडेट के ऊपर हम बात करें। और मैंने इसीलिए आज आडवाणी साहब का जिक्र किया कि उन्होंने भी ये सवाल उठाया था। तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो सवाल उठ रहे हैं वो भी, जो अभी नया कानून आया है और रिस्ट्रक्चरिंग एक तरह से हुई है वो भी, और जो लार्जर सवाल हैं कि नॉर्थ ईस्ट, अब जैसे सत्य बहुमत पार्टी ने कहा कि हम गठबंधन मुक्त, तो मैंने उनसे सवाल किया कि गठबंधन मुक्त का मतलब ये हुआ कि हर जगह राष्ट्रीय पार्टियां हों क्या? और अगर राष्ट्रीय पार्टी नहीं होगी तो जो हमारे हाशियाग्रस्त समाज हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पे हाशियाग्रस्त हैं, उनका क्या होगा? बहुत सारे, मैंने इसीलिए कहा कि जटिल सवाल है ये और इसका एक जवाब नहीं होगा, लेकिन बैठ करके मंत्रणा करके लगातार चर्चा करके हमें एक आदर्श फॉर्मूले पर पहुंचना चाहिए जिससे कि जनता की अवहेलना होना बंद हो, मैंडेट की अवहेलना होना बंद हो और जनता हारी, डरी और लाचार ना नजर आए।